एक तो है केंद्रक, दूसरा रह गया अपने सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। थर्ड अपने रह गया रिक्तिका, रसधानी, रसधानी। और फोर्थ है लवक। ठीक है, देखेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। देखेंगे सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, इनमें टोटल होती है 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती है। ठीक है, फर्स्ट अवस्था अपनी हो जाएगी इंटरफेज, इंटरफेज। ठीक है, सेकंड अवस्था इसकी है प्रोफेज, प्रोफेज। थर्ड है मेटाफेज, थर्ड है मेटाफेज। फोर्थ एनाफेज और लास्ट अवस्था अपनी हो जाएगी टेलोफेज, टेलोफेज। ठीक है, इंटरफेज कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है, बड़ी अवस्था है। ठीक है, जो प्रोफेज है, प्रोफेज में केंद्रक विभाजन का कार्य होता है, केंद्रक विभाजन होता है, केंद्रक विभाजन होता है। इसके बाद जो मेटाफेज होते हैं, मेटाफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, स्प्लिंडर फाइबर, फाइबर का निर्माण होता है। एनाफेज जो है, इसमें कोशिकांग जो है वो ध्रुव की ओर चले जाते हैं, कोशिकांग ध्रुव की ओर चले जाते हैं, चले जाते हैं। टेलोफेज जो है वो अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है, पूर्ण विभाजन। ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की 5 अवस्था होती है। 5 अवस्था में पहला हो गया इंटरफेज, इंटरफेज कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। इसके बाद हो गया प्रोफेज, प्रोफेज में केंद्रक विभाजन होता है। मेटाफेज जो होता है इसमें स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। और जो एनाफेज है इसमें कोशिकांग जो है वो ध्रुव की ओर चले जाते हैं। और टेलोफेज में अंतिम अवस्था होती है, इसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे रिक्तिका, रसदानी। ठीक है, रिक्तिका, रिक्तिका, रिक्तिका में ये जो रिक्तिका होती है वो पादपों में इनका आकार बड़ा होता है। पादपों में इनका जो आकार होता है, आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। जबकि जो जंतु होते हैं, जंतुओं में इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद रिक्तिका में जल उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ और वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गई रिक्तिका। रिक्तिका कितने प्रकार की है? रिक्तिका 3 प्रकार की है। पहली फर्स्ट आ गई खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका।
ठीक है। सेकंड हो गई संकुचनशील रिक्तिका, और थर्ड हो गई गैस रिक्तिका। गैस रिक्तिका, गैस रिक्तिका हो गई। खाद्य रिक्तिका का एग्जाम्पल हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका अमीबा, अमीबा, ठीक है। ये क्या कार्य करता है? भोजन का संग्रहण, भोजन का संग्रहण, ठीक है। संकुचनशील रिक्तिका का एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ। ये क्या कार्य आते हैं? परासरण में सहायता, परासरण में सहायता करने का कार्य करते हैं, सहायता, ठीक है। थर्ड जो होगी नीलहरित शैवाल, नीलहरित नीलहरित शैवाल, ये क्या कार्य करते हैं? उत्प्लावकता देना, उत्प्लावकता देना, ठीक है। रिक्तिका, रिक्तिका पादपों में इनका आकार बड़ा होता है, जंतुओं में इनका आकार छोटा होता है, ठीक है। रिक्तिका में जल, उत्सर्जित पदार्थ और वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। रिक्तिका 3 प्रकार की होती है, एक तो हो गई खाद्य रिक्तिका, एक संकुचनशील रिक्तिका और एक हो गई गैस रिक्तिका। जो खाद्य रिक्तिका है इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया अमीबा। ये क्या कार्य है? भोजन का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद संकुचनशील रिक्तिका का एग्जाम्पल हो गया प्रोटोजोआ, ये परासरण में सहायता करने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो है गैस रिक्तिका हो गई, गैस रिक्तिका का एग्जाम्पल हो गया नीलहरित शैवाल, यह उत्प्लावकता देने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये है रिक्तिका रसधानी कंप्लीट होगी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे अपन देखेंगे, अब अपने बाकी रहा है लवक और केंद्रक। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया तो क्लियर कर लिया है। इसके बाद अपने रहे लवक और केंद्रक, ठीक है। लवक जो है, लवक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे लवक की खोज किसने की। लवक की खोज की थी स्वीपर ने की, ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अपने हो गया ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्रोमोप्लास्ट, थर्ड हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जड़ों में उपस्थित होता है, ये रंगहीन होते हैं, इसमें वर्णक नहीं पाए जाते। जो क्रोमोप्लास्ट है वो फल, फ्रूट व जड़ों को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तने को रंग प्रदान करने का कार्य करते, सॉरी, फल, फ्रूट व तने को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। तने को व फल को रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे गाजर का वर्णक
बी बीटा कैरोटीन, टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। इनमें एक मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जिससे क्लोरोफिल में पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। इसे हरित लवक भी कहा जाता है, हरित लवक कहा जाता है। पादपों का, क्लोरोप्लास्ट को पादपों का रसोई घर भी कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है। ये हो गई पत्ती। हरा रंग किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण। पीला रंग, पीला रंग ज़ेंथो, ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल के कारण पीला रंग होता है। ठीक है, ये पत्ती का जो अग्रभाग है इसे ग्रेना कहा जाता है और आंतरिक जो भाग है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। जो पत्तियों का ये बाहरी भाग है ग्रेना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते, उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जैसे ये जल, सबसे पहले तो आ गया जल H2, इसके बाद CO2 ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल, पत्तियां, क्लोरोफिल सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, निष्कासित होती है। समीकरण को संतुलित किया जाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसके अलावा किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, इसलिए इसे एनाबॉलिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो क्या होगा? जैव भार में वृद्धि होगी, जैव भार में वृद्धि होती है। या CO2 का तो क्या होगा? अपचयन होगा,
और H2O का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह श्वसन की एक विपरीत प्रक्रिया है। प्रकाश का जो कार्य है, प्रकाश क्या कहते हैं, जल के अणुओं का विघटन कार्य करने का कार्य करता है। ये श्वसन की विपरीत प्रक्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु होता है। पेड़ पौधों में पत्तियां हरे रंग की क्लोरोफिल के कारण होती है, पीले रंग की पत्तियां जो होती है वो ज़ैंथोफिल के कारण होती है, पत्तियों का जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग ग्रेना कहलाता है, और जो आंतरिक भाग होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। ग्रेना भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होगी वो ग्रेना भाग में संपन्न होगी। ठीक है, ये होगी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैव भार में वृद्धि होगी। श्वसन की विपरीत प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, इसलिए इसे एनाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाएगा। और इसमें CO2 का अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद वर्णक देख लेंगे हम। वर्णक देख लेंगे। वर्णक, पादपों की पत्तियों का हरा रंग, ये तो आपको पता है। क्लोरोफिल, अभी देखा, क्लोरोफिल। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। इसके गाजर आम पपीता, गाजर आम पपीता का लाल रंग, गाजर आम पपीता का लाल रंग किस कारण होता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद शैवाल का भूरा रंग किस कारण हो जाएगा? फ्यूकोजेंथिन। शैवाल का लाल रंग फाइकोएरिथ्रिन या फीकोएरिथ्रिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो है टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग गया लाइकोपीन। मल का भूरा रंग एट्रकोबिलिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। पीलिया में पीले रंग का कारण,
बिलरुबिन, बिलरुबिन। पीले में पीले रंग का कारण हो गया बिलरुबिन। फूलों में पीला, फूलों में पीला लाल रंग, फूलों में पीला लाल रंग, लाल रंग। फूलों में पीला लाल रंग हो गया बीटा कैरोटीन। और फूलों में जो है नीला बैंगनी रंग हो गया एंथोसाइनिन। फूलों में नीला बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है। मूत्र का जो पीला रंग है यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। क्लोरोफिल, पादपों की हरी पत्तियां क्लोरोफिल, पादपों में पत्तियों का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ज़ैंथोफिल ये हो गया। गाजर आम पपीता का लाल रंग हो गया बीटा कैरोटीन के कारण। शैवाल का जो भूरा रंग है वो फ्यूकोजेंथिन के कारण होगा। शैवाल का लाल रंग जो है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण होगा। टमाटर का जो लाल रंग है लाइकोपीन के कारण होगा। मल का भूरा रंग एट्रकोबिलिन के कारण होगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पीलिए में पीले रंग का कारण बिलरुबिन है। फूलों में पीला लाल रंग बी कैरोटीन के कारण बीटा कैरोटीन। फूलों में नीला बैंगनी रंग एंथोसाइनिन के कारण। और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। और आलू में हरापन सोलेनिन के कारण होता है। ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया वर्णक। ठीक है। कंप्लीट। अब हमारे रह गए केंद्रक। ये कंप्लीट हो गए तीनों। ठीक है। हाँ, केंद्रक के खोजकर्ता के क्या नाम था? केंद्रक खोजकर्ता खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण करता है। कोशिका पर नियंत्रण करता है। इसीलिए केंद्रक को कोशिकाओं का सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू कहा जाता है। ठीक है। केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण करता है, इसलिए कोशिकाओं का सीपीयू कहा जाता है। केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना होती है। केंद्रक में
धागेनुमा संरचना होती है जिसे केंद्रक में धागे नुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन। धागेनुमा केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। ठीक है, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन आपस में मिलकर, क्रोमेटिन आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रक हो गया। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, इसलिए कोशिकाओं का सीपीयू कहा जाता है। केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है, और ये जो क्रोमेटिन होती है वो आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्र के खोजकर्ता का नाम था स्ट्रोसबर्गर। स्ट्रोसबर्गर, और उसके नामकर्ता थे वाल्डेमेयर। गुणसूत्र के अध्ययन को, गुणसूत्र का जो अध्ययन है उसे कैरियोटाइप कहा जाता है। गुणसूत्र के अध्ययन को कैरियोटाइप कहा जाता है, कैरियोलॉजी। ठीक है, और गुणसूत्र के निर्माण को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र के निर्माण कैरियोजीनेसिस। ठीक है, गुणसूत्र जो है वो डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ को प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र में जीन होता है, और गुणसूत्र की क्रियात्मक जो इकाई होती है वो जीन होती है। ठीक है, से गुणसूत्र हो गया। गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या करते हैं? गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ को प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद गुणसूत्र में जीन होता है। गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में जीन होता है। जीन क्या है? गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई जीन। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था
जीन शब्द जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई। केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक कोशिका पर नियंत्रण करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिकाओं का सीपीयू कहा जाता है। केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन जो होती है वो आपस में मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करती है, इसलिए गुणसूत्र का निर्माण करती है। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो है, इनके खोजकर्ता का नाम है स्ट्रॉसबर्गर, इनका नाम करता है वाल्डेमेयर। गुणसूत्र के अध्ययन को कैरियोटाइप कहा जाता है और गुणसूत्र के निर्माण को कैरियोजिनोसिस कहा जाएगा। गुणसूत्र डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ को प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। गुणसूत्र में जीन होता है जो गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई है। जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेंगे अपन। गुणसूत्र, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 के जोड़े में होते हैं। सबसे ज्यादा गुणसूत्र हर्मिट क्रैब यानी एकांतवासी केकड़े में पाए जाते हैं 254। लेकिन सजीवों में वनस्पति सृष्टि के ओफियोक्लोसम फर्न में 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। प्राणियों में हर्मिट क्रैब में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एकांतवासी केकड़ा 254 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सजीवों में वनस्पति सृष्टि के ओफियोग्लोसम जो फर्न है, इसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने टॉपिक क्लियर। ठीक है, हमारे टॉपिक में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हम देखेंगे। कोशिकांग, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिनमें मैग्नीशियम धातु होती है।
पौधों की हरी पत्तियों में पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण होती है, क्लोरोफिल, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण हो गया। पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे निर्मित होता है? कोशिका का जीव द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। किससे निर्मित होती है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से। जीव द्रव्य के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था दुजार्डिन, और जो नामकरण किया था वो है पुरकिंजे। ठीक है, किसने जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? दुजार्डिन ने की थी, और उसके नामकरण किया था पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आ गया कि जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा? जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य का नामकरण तो पुरकिंजे ने किया था, खोज दुजार्डिन ने की थी, लेकिन जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा? जीवन का आधार कहा था हक्सले ने कहा था। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गया अपने, कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया? कोशिका विज्ञान का जनक किसे गया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? 1663 में मृत कोशिका की खोज की थी कवेरकसुबेरिन नामक पादप में की थी। हाँ, कोशिका की संरचना किसके? मधुमक्खी के छत्ते के समान कोशिका की जो संरचना है वो होती है। ठीक है, इसके बाद होगी अपने कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों में जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की। और कवक की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, कवक की काइटिन की बनी होती है। और जो बैक्टीरिया की होती है वो किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोजन की बनी होती है। तो यहाँ पे क्या है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा प्लस प्रोटीन। वसा मतलब लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है वसा प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाया जाता है? आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन जो होता है वो गुणसूत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। और गुणसूत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो है जीन। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने।
नामकरण किसने किया था? नामकरण किया था वाल्डेमेयर, वाल्डेमेयर, ठीक है। और जीन शब्द जो था किसने दिया था? जोहानसन, जोहानसन ने दिया था, ठीक है। यहाँ तक कहानी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिका में डीएनए होता है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है 10% एंजाइम स्वयं बनाता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा गया है, ठीक है। आत्मघाती वेग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्मघाती वेग किसे कहा गया है? आत्मघाती वेग क्या है? जब कोई उपापचयी क्रिया अनियंत्रित हो जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक जो एंजाइम होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए आत्मघाती वेग कहा जाता है। ये किस में होता है? लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हो गया, किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, कौन सी? लाल रक्त जो कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, जिनमें केंद्रक नहीं होता है। लेकिन इसका अपवाद ये है कि जो ऊंट है, ऊंट, जिराफ और लामा की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इनमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट, जिराफ और लामा की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जाग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जाग्रह, कोशिका का शक्तिग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उपस्थित कोशिकाओं में किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर की ऐसी कौन सी कोशिकाएं होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, कौन सा कोशिकांग श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है? कौन करता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन का केंद्र ये जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पर अपना जो फर्स्ट टॉपिक था कोशिका पशु परिचर सिलेबस के अंतर्गत जो कोशिका का प्रथम टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। कोशिका जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यह है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।